everyone. A very good afternoon to all of you. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team, and today we are going to talk about a very important topic: benign prostatic hyperplasia, (BPH). BPH is the non-cancerous enlargement of the prostate that usually begins in the 50s in men and cause obstruction to urine flow. Many of them also have to wake up in the middle of the night and go to urinate, which is the most troublesome aspect of this condition. A doctor, such as a neurologist, can treat this condition and help the patient to get relief. And for that, today we have with us renowned urologist Dr. Rohit Kumar from Delhi. Dr. Rohit Kumar, MS Surgery and MCH Urology, is a consultant urologist at RG Stone Urology and Laparoscopy Hospital, Delhi. He has rich experience in the field of urology and carries various urological diagnoses and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Rohit Kumar. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में. नमस्कार मैम. डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएच पर, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसे बहुत आम भाषा में प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट बड़ा होना ये कहा जाता है. चूंकि बीपीएच पर हम बात करेंगे, सबसे पहले चाहेंगे कि आप ये बताएं डॉक्टर कि प्रोस्टेट क्या होता है, किस तरह का ये ग्लैंड है. प्रोस्टेट एक्चुअली एक ये एक्सक्लूसिवली मेल में पाया जाता है. दिस इज ए ग्लैंड और इसकी लोकेशन जो होती है वो ब्लैडर के जस्ट नीचे और जो यूरेथ्रा जो होती है उसके अंदर से पास होती है. सो ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट की ग्लैंड रहती है और ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकलती है उसके जस्ट अराउंड एंड सर्कल करके ग्लैंड प्रोस्टेट रहती है. तो अराउंड 50 इयर्स के बाद में इसका साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन की प्रॉब्लम आती है पेशेंट को. बिल्कुल. तो एक तरह से इसे हम कह सकते हैं डॉक्टर, साइन ऑफ एजिंग, कि जिस तरह से बालों का सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर है, जो होगा ही एक टाइम बाद, वैसे ही क्या मेल्स में एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बीपीएच है कि होगा ही? एब्सोल्युटली, इट्स ए एजिंग प्रोसेस. अराउंड 50 इयर्स के बाद में ही इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. उससे पहले किसी को प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती. जी. डॉक्टर, बीपीएच के सिम्टम्स क्या है? वो कौन से सिम्टम्स है जिनके होने पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये बीपीएच हो सकता है? We categorize prostate symptoms into two types. एक होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, जिसमें आते हैं हेजिटेंसी, जिसमें पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है. सेकंड इज स्ट्रेनिंग, स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो बार बार एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग देके यूरिन बाहर निकालने की जरूरत होती है. और थर्ड इज इंटरमिटेंसी, पेशाब जो होता है रुक रुक के आता है पेशेंट को. फोर्थ इज सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, पेशाब होने के बाद भी पूरा का पूरा पेशाब, ऐसे फीलिंग नहीं आती कि पूरा यूरिन पास आउट हो गया, थोड़ा बहुत रह जाता है, ऐसी फीलिंग आती है. सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी इज स्टोरेज सिम्टम्स. उसमें आते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यूरिन बार बार जाना, हर 10 मिनट 15 मिनट में यूरिन का प्रेशर लगता है. नॉक्चूरिया, रात को नींद से उठ के यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को. अर्जेंसी, जब भी यूरिन पास करना होता है पेशेंट को, इमीडिएटली दे हैव टू रश टू द बाथरूम. उनको फियर रहता है कि वो यूरिन लीकेज ना हो जाए, और कई बार कुछ केसेस में वो लीक भी हो जाता है, जिसको इनकंटिनेंस बोलते हैं, अर्ज इनकंटिनेंस बोलते हैं. So these are the common OPD complaint with BPH. Other symptoms like patient may have hematuria, patient को यूरिन के साथ में ब्लड भी आता है, कभी कभी ब्लड के साथ में क्लॉट्स भी आते हैं, और कभी कभी क्लॉट्स ब्लैडर में भर जाते हैं और यूरिन रुक जाता है.
और पेशेंट कभी-कभी यूरिन रिटेंशन के साथ में प्रेजेंट करता है हमारे साथ में इमरजेंसी में, जिससे पूरा का पूरा पेशाब जमा हो जाता है ब्लैडर में और पेशेंट बिल्कुल भी यूरिन नहीं पास कर पाता, पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल फुलनेस होती है। तो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ प्रोस्टेट। बिल्कुल। तो ये वो सिम्पटम्स हैं जिनके होने पे हमें यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ही ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेल ऑर्गन है प्रोस्टेट। मेल्स में होता है कि अगर ये सिम्पटम्स हैं, गो एंड गेट एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। तो आमतौर पे पेशेंट कहता है कि अब तो मेरी एज हो रही है या मैं डायबिटिक हूँ, तो ये तो होगा ही। तो वो ये मान के बैठ जाते हैं कि ये तो होना ही है, इन सिम्टम्स के साथ ही रहना पड़ेगा। तो क्या इन सिम्टम्स के साथ ही रहना पड़ेगा या इससे रिलीफ की गुंजाइश भी है? देखिए, अभी हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है पेशेंट को। वो सोच के मान के चलते हैं कि हाँ, ये एजिंग प्रोसेस है, एज के साथ में ऐसा होता है, रात में उठना ही पड़ेगा, पेशाब की फ्लो कम होएगा ही होएगा। सो वो किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। आप आएँगे तो उसकी डायग्नोसिस भी होएगी, इलाज भी होएगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी आपकी लाइफ जो है वो बहुत काफ़ी स्मूथ हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी। डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है ये सिम्टम्स लेकर, तो क्या किसी तरह का टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं, या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री लेकर ही ये समझा जाता है कि ये बीपीएच होगा? या जी, डॉक्टर, आपको आवाज मिल रही है? अभी अभी बीच में ब्रेक हुआ था, अभी आ रही। जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है ये सिम्टम्स लेकर, तो क्या कोई टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं या फिर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन या हिस्ट्री पता करने से ही ये आप तय कर लेते हैं कि ये बीपीएच का केस होगा, या फिर टेस्ट करवाना पड़ता है? तो जब भी कोई पेशेंट ये सारी कंप्लेंट के साथ में आते हैं हमारे पास में, सबसे पहले हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। सो वी गेट द आइडिया व्हाट आर द सिम्पटम्स, कितनी सीवियर सिम्पटम्स है पेशेंट को, और उसके बाद में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लाइक डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिससे कि हमको प्रोस्टेट का साइज, कंसिस्टेंसी का आइडिया लगता है, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करते हैं। उसके बाद बेसिक कुछ टेस्ट हैं जो हम पेशेंट को बोलते हैं कराने के लिए, जैसे कि इमेजिंग हो गई, अल्ट्रासाउंड, केयूबी, जिससे हमको प्रोस्टेट का साइज, पोस्ट वेट रेसिडुअल वॉल्यूम का आइडिया लगता है, कितना पेशाब जो है यूरिन पास करने के बाद में कितना यूरिन वहाँ पे इकट्ठा रहता है, किडनी कैसी है, किडनी में स्वेलिंग तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, उसका आइडिया लगता है इमेजिंग से। सेकंड टेस्ट इज़ यूरोफ्लोमेट्री, तो ये बेसिक सा टेस्ट है, हर यूरोलॉजी सेटअप में मिल जाता है, जो उसमें स्पेशलाइज़्ड टॉयलेट में पेशेंट को यूरिनेट करने के लिए बोलते हैं। वो उससे एक हमको ग्राफ मिलता है, कुछ आइडियाज़ लगते हैं कि हाँ, किस तरह का पैटर्न है पेशेंट का, यूरिन का फ्लो कैसा है, स्ट्रीम कैसी है, एंड कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि सीरम पीएसए से थोड़ा सा हम वी गेट द आइडिया, वी वी इट्स लाइक ए स्क्रीनिंग टेस्ट टू एक्सक्लूड द कार्सिनोमा। तो वो वो जरूरी, वो काफी जरूरी है। उसके बाद सीबीसी, केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट हम बोलते हैं पेशेंट को कराने के लिए, एंड बेसिक यूरिन एनालिसिस आल्सो वी एडवाइज। बिल्कुल, तो ये वो कुछ टेस्ट हैं जो आमतौर पे यूरोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। आपने जिक्र किया डॉक्टर कि ये तय करना बहुत जरूरी है कि जो प्रॉब्लम है, जो एनलार्जमेंट है, वो बेनाइन है। बेनाइन यानी जो कैंसरस नहीं है, जो नॉन कैंसरस है। इसका मतलब कि एक तरह का एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट वो भी होता होगा जो कैंसरस होता होगा।
तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्यों बहुत जरूरी है कि सिम्टम्स पता करते ही हम एक डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, BPH इज टोटली ए बेनाइन कंडीशन. बेनाइन मीन्स नॉन कैंसरस कंडीशन. उसके अलावा malignant प्रोस्टेट कैंसर भी रहते हैं. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द benign BPH, and the only similarity is are the symptoms. पेशेंट को सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स, सेम कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट उन पेशेंट में, कार्सिनोमा वाले पेशेंट में तो ब्लीडिंग का चांस थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा रहता है. एक्सेप्ट बाकी सब सारे के सारे सिम्टम्स उनके सेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं. उनकी पैथोफिजियोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, ऑल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द BPH. बिल्कुल। तो अब हम वापस बीपीएच पर बात करना चाहेंगे डॉक्टर, और जानना चाहेंगे कि इलाज किस तरह से संभव है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है बीपीएच के लिए। जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं, सारा हम इवेल्युएट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से. वी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. जो माइल्ड जिनके पास सिम्टम्स रहते हैं, माइल्ड सिम्टम्स के साथ में पेशेंट जो रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती. ए बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी एडवाइज, लाइक टोटल 24 आवर्स में उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना होता है. रिस्ट्रिक्शन इन मीन्स ऑप्टिमम फ्लूइड इनटेक शुड बी टेकन. 2 to 3 लीटर पर डे इज नॉर्मल. उसके बाद आफ्टर 6 PM उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना होता है. बिफोर 2 hours गोइंग टू द बेड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जरूरी होता है. कैफीन इंटेक शुड बी अवॉइडेड एट आफ्टर 6 PM, और alcohol intake should be minimal. Smoking should be avoided. So these are the basic lifestyle modification we advise to the patient, जिससे कि काफी जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ में पेशेंट आते हैं उनको फायदा मिलता है. The बिल्कुल। next is तो moderate ये patient वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे जी हाँ. The next category is moderate symptoms, जो उनको हम बेसिक सी पिल्स रहती हैं जो कि डेली बेसिस पे लेनी होती है. रात में सिंगल पिल ओनली वी हैव टू टेक, और उनको फॉलो अप पे पेशेंट को बुलाते रहते हैं. अगर ठीक चलता रहता है तो दैट पिल्स आल्सो कंटिन्यू टू द लाइफ टाइम. थर्ड कैटेगरी जो पेशेंट हमारे पास सीवियर सिम्टम्स के साथ में आते हैं या कॉम्प्लिकेट होके आते हैं. कॉम्प्लिकेट इन द सेंस पेशेंट को हिमेचुरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ में, यूरिन रुक गया है, रिटेंशन के साथ में आ रहे हैं पेशेंट का रेनल फेलियर के साथ में आ रहे हैं, पेशेंट का ब्लैडर में स्टोन भी है. सो इन दिस कॉम्प्लिकेटेड केस वी डायरेक्टली एडवाइज देम फॉर सर्जरी. जी। और सर्जरी किस तरह से होती है डॉक्टर, कितना सेफ है या कितना टाइम लगता है रिकवर होने में सर्जरी से। सर्जरी इज लाइक प्रीवियस डेज में जो सर्जरी होती थी उसमें लंबा कट लगता था और बहुत सारे दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था. उसके बाद भी पेशेंट 3 महीने तक बेड रिटर्न रहता था. वैसा सिचुएशन अभी बिल्कुल नहीं है. अभी बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है. बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारे जो होते हैं, स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट, उनको यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग इंसर्ट करके प्रोस्टेट को चिप आउट कर देते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ लेजर और करंट. सो उसमें एक छोटा सा कट भी नहीं लगता और पेशेंट 1-2 दिन एडमिट रह के डिस्चार्ज कर देते हैं, और उनका कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसे होता नहीं है. दे कैन ज्वाइन द ऑफिस इमीडिएटली. जी डॉक्टर, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो
उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की थी कि कई पेशेंट सिर्फ ये सोच के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि ये सिम्टम्स तो बहुत आम है। कई बार तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप रात में कितनी बार उठते हैं, तो वो बहुत नॉर्मल बताते हैं कि 2-3 बार रात में उठना, टू यूरिनेट, टू वॉइड वंस इज ओके। लेकिन बाद में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो भी जान के चौंक जाते हैं कि अच्छा, रात में 2-3 बार उठना नॉर्मल नहीं है, या हर घंटे में एक बार पेशेंट लिए जाना नॉर्मल नहीं है। तो कई बार वो हमारे बिहेवियर का एक पार्ट सा हो जाता है, पीपल स्टार्ट लिविंग विद इट। तो ये जानना इसलिए जरूरी है यहाँ पे डॉक्टर कि अगर हम सिम्टम्स दिखते ही डॉक्टर के पास नहीं जाए, या अवॉइड करें, या इग्नोर करें, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आगे चल के। तो जैसे कि मैंने बताया, लाइक कॉम्प्लिकेशन जो है पेशेंट, जो हम अगर सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं तो दे गेट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेशन मीन्स हिमैचुरिया हो सकता है पेशेंट का ब्लड, यूरिन में ब्लड आ सकता है, ब्लड के साथ में क्लॉट्स आ सकते हैं, और ब्लैडर में क्लॉट्स भर सकता है, और उसके यूरिन रिटेंशन हो सकती है, जिसको हम लोग एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। पेशेंट पेशाब नहीं कर पाता, इमरजेंसी में प्रेजेंट करके आता है, उसको कैथेटराइज करना पड़ता है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें जिसमें वो यूरिन नहीं कर पाते, और ओवर द टाइम जो रिटेंशन यूरिन है, पीवीआर जो है वो बढ़ता जाता है, और वो बैक प्रेशर के थ्रू किडनी में प्रेशर डालता है, और वो बैक प्रेशर के थ्रू किडनी में डालता है, किडनी को डैमेज करता है। ऐसे पेशेंट हमारे पास रीनल फेलियर के साथ में प्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है, जैसे शुरुआत में जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो ब्लैडर उसको ओवरकम करने के लिए, तो एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद वो फेल हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है। उसके बाद वो उसको डीकम्पेंसेशन बोलते हैं। उसके बाद वो ऊपर से प्रेशर नहीं दे पाता। तो इन दैट कंडीशन हम ना तो कोई मेडिसिन काम करती है, ना कोई सर्जरी काम करती है। वो काफी ग्रेव सिचुएशन है प्रोस्टेट की। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोस्टेट। अगर हम लोग ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो दे कैन प्रेजेंट विद दिस कंडीशन। सो इट कैन बी रियली ग्रेव इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम सिम्टम्स पहचाने, समझे, देन कंसल्टिंग क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और फिर वो जो बता रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे फॉलो करना ये भी बहुत जरूरी है। आपने बताया था डॉक्टर, जब हम बात कर रहे थे कि क्या बीपीएच के इतर अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके क्या सिम्टम्स है, और आपने कहा कि दोनों के सिम्टम्स काफी कुछ मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जस्ट टू रूल आउट कि ये जो सिम्टम्स है ये प्रोस्टेट कैंसर के नहीं है, इसलिए भी हम डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। थोड़ी बहुत बात हम प्रोस्टेट कैंसर पर भी करना चाहेंगे। आपने सिम्टम्स की बात की थी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होता है? अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर, तो कहा जाता है कि आउट ऑफ ऑल दी कैंसर्स प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसका जो प्रोग्रेशन है, जो स्प्रेडिंग है, वो थोड़ा स्लो होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो काफी आसान हो जाता है इसे ट्रीट करना। ये बात सही है क्या डॉक्टर? एब्सोल्युटली, यू आर राइट। प्रोस्टेट कैंसर इतना स्लो ग्रोइंग है, और अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर देते हैं उसको और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो पेशेंट हैव बेटर लाइफ। जी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम सिम्टम्स पहचाने, और उसके बाद हम एक डॉक्टर के पास जाए। बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के हैं। एक सवाल जो देवप्रियो का है, वो पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएच से ब्लैडर स्टोन हो सकता है? बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो काफी इग्नोर्ड रहते हैं, वो सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। उसकी वजह से ब्लैडर में स्टोन भी हो सकते हैं बीपीएच की वजह से। उसमें क्या होता है, वो पीवीआर, जो पोस्ट वाइड रेसिडुअल वॉल्यूम जो रहता है, आप यूरिन करने के बाद में जो रह जाता है यूरिन, तो वो स्टैग्नेंट यूरिन ही सोर्स ऑफ स्टोन फॉर्मेशन रहता है।
आगे चल के वो स्टोन बना सकता है। जी। डॉक्टर, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे। कई बार ये होता है कि सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स ट्रबलसम है, क्योंकि बार बार पेशाब के लिए जाना है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, तो हम डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, आगे फिर जो भी उसका डायग्नोसिस हुआ उस हिसाब से इलाज हुआ। कई बार ऐसा होता है मेल्स में कि ये सिम्टम्स नहीं होते, वो रूटीन में कोई अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कुछ करा रहे होते हैं, मे बी एनुअल चेकअप में या किसी और चीज के लिए, और उन्हें ये पता चलता है रिपोर्ट में कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है साइज में। तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि अरे मेरा तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उनको वो सिम्टम्स नहीं होते। तो असिम्प्टोमेटिक केसेस में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, तब क्या ट्रीटमेंट देना जरूरी है या नहीं? एब्सोल्युटली मैम, इसमें प्रोस्टेट हर किसी को सिम्टम्स नहीं पैदा करती है। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनके 70-80 ग्राम प्रोस्टेट रहते हैं, लेकिन उनके कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, और उनका एग्जामिनेशन भी करते हैं हम लोग, यूरोफ्लो वगैरह भी करते हैं, वो भी बिल्कुल सही रहता है। और बहुत एक्चुअली ये जो सिम्टम्स और प्रोस्टेट का साइज, ये दे डोंट कोरिलेट विद ईच अदर। तो प्रोस्टेट का साइज बड़ा होने से ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ज्यादा है। उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट कराते हैं, यूरोफ्लो कराते हैं, उसमें कितना उसका फ्लो है वो देखते हैं, उसके हिसाब से ही फिर ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ छोटे प्रोस्टेट वाले पेशेंट भी रहते हैं जिनके सिम्टम्स काफी ग्रेव सीवियर रहते हैं, जिनका यूरोफ्लो काफी खराब रहता है, फ्लो काफी खराब रहता है, तो उनमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस में जैसे आपने पूछा, उसमें अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, फ्लो वगैरह ठीक है, तो वी डोंट एडवाइज फॉर एनी ट्रीटमेंट। ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि कई बार तो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही बात बन जाती है, फर्दर मेडिकेशन या सर्जरी तक की नौबत ही नहीं आती। तो इसलिए अगेन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स हैं तो प्लीज गो टू अ क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट, दे विल हेल्प यू विद द सिम्टम्स। देयर इज नो नीड टू सफर इन साइलेंस। तो आप सिर्फ परेशान होते रहिए ये सोच के कि इसके साथ ही जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इलाज संभव है। बहुत सारे सवाल हैं। एक अनुराग हमारे साथ हैं, हमारे व्यूअर, उनका भी मैं सवाल ले लेती हूँ। What are the tips to keep ourselves healthy as BPH patient? तो BPH patient क्या करें कि वो एक healthy lifestyle, एक healthy life ahead जी पाए डॉक्टर? बीपीएच में healthy lifestyle is we have to do regular exercises, we have to eat healthy foods. So these are the we should avoid obesity, we should treat all the diabetes, hypertension. जी। Actually there is no literature, uh, there is no literature in medicine जिससे कि हमको पता लगे कि हाँ these are the preventive factor for prostate जो है वो एजिंग प्रोसेस से ही आता है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो किसी ना किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के इशू होंगे ही होंगे। So we can't avoid these disease, but we can delay the appearance of symptoms by these lifestyle modification. जी। We should एक बहुत avoid smoking, avoid alcohol. जी, एक बहुत कॉमन फ्रेज जो हमारी सोसाइटी में आमतौर पे यूज होता है डॉक्टर, वो है कि खूब पानी पीना चाहिए। वो खूब पानी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है कि कई लोग हैं जो सुबह उठ के 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं, रात को सोने से पहले बहुत पानी पीते हैं, फिर जब वो उठते हैं रात में यूरिनेशन के लिए, उसके तुरंत बाद फिर से पानी पीकर सोते हैं। तो खूब पानी पीना चाहिए या एडिक्वेट वाटर पीना चाहिए, और वो वाटर किस तरह से, क्या एक बार 1-1.5 लीटर पानी पी लेना ठीक है, या सिप सिप करके थ्रू आउट द डे पीना चाहिए? ये कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो है हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट। तो इस पर हम चाहेंगे आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए पूरे 24 आवर्स में आइडियली वी शुड टेक 2.5 to 3 liters of fluid, any fluid, including water, including juice, including tea, coffee and all fluid 2.5 to 3 liters। और एक साथ में हम लोग नहीं एडवाइस करते कि आप एक एक दो दो ग्लास या एक बोतल पूरा पी जाएं। जितना आप यूरिन जितना आप इनटेक करते हैं फ्लूइड का,
उतना ही आपका यूरिन बन के ब्लैडर में इकट्ठा होता है, उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन आप जाएंगे। सो वी शुड मेंटेन ऑप्टिमम इनटेक ऑफ वाटर, नॉट एक्सेस। ऐसा नहीं है कि 5-6 लीटर 10 लीटर आप पानी पी रहे हैं, आप उसमें आपको ही तकलीफ होएगी। जी। रेहान हमारे व्यूअर हैं, उनका सवाल मैं ले लेती हूँ। कैन सर्टेन मेडिकेशंस वर्सन बीपीएच सिम्टम्स? कुछ मेडिसिन है जो हमारे जिनको बीपीएच होता है एक्चुअल में, उनको वो सिम्टम्स वर्स कर देती है, जैसे कि कोल्ड कफ एंड कोल्ड मेडिसिन जो होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होती है, और ब्रोंकोडायलेटर जो लेते हैं अस्थमा सीओपीडी पेशेंट, वो ये सारी मेडिसिन जो है दे कैन एग्रीवेट द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट। यंग पेशेंट में जिनको प्रोस्टेट नहीं है, उनमें ये कोई मेडिसिन कुछ सिम्टम्स नहीं पैदा करती। खाली जो पेशेंट बीपीएच के हैं उनमें ही ये प्रॉब्लम आती है। जी। तरुण हमारे साथ हैं, उनका सवाल है व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट? मेरे ख्याल से वो ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो क्या पूरी तरह से बीपीएच कंट्रोल में आ जाता है, या मेंटेनेंस थेरेपी है कि आपको थ्रू आउट जो है दवाई लेनी ही होगी, जैसे हम डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के केस में देखते हैं? So there are two type of medicine in BPH. Number one is अल्फा ब्लोकर जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोस्टेट के अंदर में जो यूरिथ्रा चैनल जो रहता है उसको डायलेट करती हैं, उसका पैसेज उसको, ताकि वो यूरिन में कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो दीज आर द अल्फा ब्लोकर। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिसिन जो होती है वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स रहती हैं, वो प्रोस्टेट का साइज को श्रिंक करती हैं ओवर द टाइम। एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर लगता है उनको ये श्रिंक करने में। सो दे श्रिंक द साइज ऑफ प्रोस्टेट। अगर कोई बीपीएच की प्रॉब्लम के साथ में आता है पेशेंट, तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, बीपीएच प्रोस्टेट का वॉल्यूम कितना है, पीएसए कितना लेवल है, उसके हिसाब से हम वो ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कौन सी मेडिसिन चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं चाहिए। उसके बाद भी डू द फॉलो अप एवरी 3 मंथ 6 मंथ, पेशेंट को बुलाते हैं, उनका फ्लो वगैरह कराते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है, we can reduce the dose of the uh, we can reduce the dose of the medicine, but overall we have to take this medicine for lifetime. बिल्कुल। तो लाइफ टाइम तक हो सकता है ये मेडिसिन लेना पड़े, लेकिन जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो डॉक्टर आपको बताएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले तो कि अगर सिम्टम्स है तो हम डॉक्टर से संपर्क करें, और उसके बाद हम डॉक्टर पे भरोसा रखें, और जो ट्रीटमेंट को बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, उस तरह से हम ट्रीटमेंट को आगे ले। ये बहुत जरूरी है। एक सवाल और मैं ले रही हूँ कि प्लीज लेट अस नो ऑल ऑफ अस व्हाट टू डू इफ वी फील लाइक हैविंग बीपीएच सिम्टम्स बट नॉट श्योर एट ऑल। कैन वी टेस्ट एनीथिंग एट होम? तो क्या घर पर ही पता कर सकते हैं कि हमें बीपीएच है या कोई और प्रॉब्लम है, या डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? घर पे it's not possible to test BPH. We do examination in clinic, like digital rectal examination. That is not possible in at home, and we do all the tests. We can do urine analysis or serum PSA at home, but rest other tests we have to come to the hospital. These are just basic tests. There is no any non-invasive test. वो उनको 1-2 घंटे में ही ये टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, और वो दे कैन कंसल्ट ए डॉक्टर। जी। डॉक्टर रोहित कुमार, इससे पहले कि हम इस पूरे सेशन को सम अप करें, कोई संदेश जो आप देना चाहते हो कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को? मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो डू नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। आपने आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि आप ऐसा ना हो कि जो चीज़ अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो के उसकी बेटर ट्रीटमेंट हम दे पाते हैं, वो लेट स्टेज में डायग्नोज हो और उसका कोई ट्रीटमेंट ना मिले आप। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रोहित कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत अच्छी जानकारी बीपीएच को लेकर हमारे दर्शकों को दी, और साथ ही साथ प्रोस्टेट कैंसर को भी, इस टॉपिक को भी आपने टच किया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। थैंक यू। और हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन आवर एफबी पेज ब्लैडर वेलनेस। वी आर आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय।